Hello everyone. After the month of protest, finally the central government has decided to grant special provision to Ladakh under Article 371. So, what are the Article 371? What were the context and what were the demand of Ladakh protest? So let's understand each one by one. अब होता क्या है समझिए, जब हमारा संविधान बनता है तो इंडिया में बहुत डाइवर्सिटी थी, तो इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग द कमिंग टुगेदर मॉडल ऑफ फेडरलिज्म, संघवाद में हमने कमिंग टुगेदर मॉडल जो कि अमेरिका का है उसको ना फॉलो करके हमने होल्डिंग टुगेदर मॉडल फॉलो किया था। इस होल्डिंग टुगेदर मॉडल में क्या था, एक यूनियन होगा जो सारे स्टेट्स को होल्ड करेगा। तो अब जब होल्डिंग टुगेदर मॉडल में क्या होता है, आपको बहुत डाइवर्सिटी ऑफ स्टेट्स को होल्ड करना होता है, जिसके लिए क्या हुआ, हमारे संविधान निर्माताओं ने एक विजनरी प्रोविजन रखा अंडर पार्ट 21। अब समझते हैं ये क्या है। पार्ट 21 जहां पे आर्टिकल 369 से 392 की बात होती है, वह बोलता है कि देयर विल बी सर्टेन कहते टेम्परेरी ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर सर्टेन स्टेट्स। उसी का एग्जाम्पल था अनुच्छेद 370 फॉर जम्मू एंड कश्मीर। अब समझते हैं आर्टिकल 371 क्या है, इसका क्या कॉन्टेक्स्ट था। तो जब आपको टेम्परेरी ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजन देने हैं कुछ स्टेट्स को, उसकी स्टार्ट अंडर आर्टिकल 371 स्टार्ट होती है 1960s में, जहां पे महाराष्ट्र और गुजरात को अलग किया जाता है। जो 1960s में वहां पे फोकस क्या किया जाता है कि एक तरीके से जो विदर्भ एरिया है, मराठवाड़ा एरिया है और जो रन ऑफ कच्छ है, जो पिछड़े एरिया है, उनको हमें क्या करना है, स्पेशल प्रोविजन देने हैं। ठीक है, अब समझते हैं क्या होता है। तो स्पेशल प्रोविजन फॉर महाराष्ट्र एंड गुजरात वाज गिवन अंडर द आर्टिकल 371। फिर विद टाइम 1962 में अनुच्छेद 371A वाज प्रोवाइडेड टू नागालैंड। इसको 13वें संविधान संशोधन से ऐड किया गया, 30th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। यहाँ पे क्या हुआ, जो नागालैंड है, जो नागास हैं, उनके कस्टम एंड कल्चर को प्रोटेक्ट करना था। दैट वाज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नर। तो दैट वाज अंडर द आर्टिकल 371A। फिर क्या होता है, ग्रेजुअली टाइम बढ़ता है, उसमें क्या होता है, आपको 371B में असम को स्पेशल प्रोविजन दिए जाते हैं। असम को स्पेशल प्रोविजन में क्या होता है कि जो असम की स्टेट असेंबली है, वहां पे एक कमेटी बनेगी जो ट्राइबल्स को रिप्रेजेंट करेगी, और वो कमेटी पार्ट होगी असेंबली का। ठीक है, फिर ग्रेजुअली मूव करने के साथ साथ 27th अमेंडमेंट में आर्टिकल 371C ऐड किया जाता है। यही आर्टिकल 371C का कारण है जो मणिपुर में क्राइसिस हो रहा है, दैट इज बिटवीन कुकीज एंड मैतीस। अब क्या होता है, आर्टिकल 371C कहता है जो आपका हिली एरिया जहां पे कुकीज रहते हैं, उनको स्पेशल प्रोविजन है फॉर डेवलपमेंट एंड गवर्नर की स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उस रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या है, जो हिली एरिया के लैंड है, हिली एरिया में जो लैंड है वो किसी ट्राइबल्स के लैंड किसी नॉन ट्राइबल्स को नहीं दिए जा सकते। तभी जो कुकीज के लैंड है वो मैतीस नहीं ले सकते, इसी मारे कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है। फिर आर्टिकल 371D एंड D टॉक्स अबाउट द स्पेशल प्रोविजन फॉर आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। मतलब जो आंध्रा और तेलंगाना बिफोर बाइफर्केशन 2014 में बाइफर्केशन से पहले कुछ स्पेशल प्रोविजन दिए जाएंगे डिफरेंट रीजन को, सो दैट इक्विटेबल डेवलपमेंट हो। फिर ग्रेजुअली 36 अमेंडमेंट से सिक्किम को आर्टिकल 371F के अंदर स्पेशल प्रोविजन दिए जाते हैं। इसमें क्या होता है समझिए, क्योंकि जब सिक्किम बिकेम पार्ट ऑफ इंडिया, तो उससे पहले जो लॉ थे उन लॉ को कंटिन्यू रखेंगे अंटिल पार्लियामेंट चेंज। तो ये अंडर 371F है। फिर F के बाद G आता है। G में सेम प्रोविजन जो आर्टिकल 371A फॉर नागालैंड है, G में ये सेम प्रोविजन मिजोरम के लिए है। फिर आपका G के बाद आर्टिकल 371H आता है। H में क्या होता है, सेम प्रोविजन दिए गए किसको, अरुणाचल प्रदेश को, जहां पे गवर्नर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हिली एरिया को प्रॉपर इक्विटेबल डेवलपमेंट करेगा। फिर H के बाद I आता है। I वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे आप समझते हैं हमारे संविधान के अनुच्छेद 170 में, दैट इज अंडर आर्टिकल 170, देयर इज अ प्रोविजन विच सेज स्टेट असेंबली की मिनिमम सीट्स 60 होंगी और मैक्सिमम 500। बट कुछ स्टेट जैसे आपकी सिक्किम में 32 सीट्स हैं, वैसे ही गोवा में अंडर आर्टिकल 371I गोवा में स्पेशल प्रोविजन दिया गया, जहां पे वहां पे जो आपकी असेंबली है उसकी सीट्स 40 होंगी। फिर आते हैं जे। फाइनली जे में क्या है, जो कर्नाटका में कई रीजन्स हैं जो कि पिछड़े हुए हैं, उनको स्पेशल प्रोविजन देना है फॉर इक्विटेबल डेवलपमेंट। नाउ अंडरस्टैंड, कम बैक टू लद्दाख।
अब गवर्नमेंट ने ये तो बोल दिया कि हम 371 के तरह स्पेशल प्रोविजन देंगे लद्दाख को, बट लद्दाख की जो प्रोटेस्ट चल रहा था उनकी डिमांड क्या थी? दे आर डिमांडिंग 3 थिंग्स। पहला, हमें स्टेटहुड दो, जो बाइफर्केशन होता है आपका 2019 के बाद जम्मू कश्मीर से लद्दाख को यूटी बना दिया जाता है, अब बाइफर्केशन कर रहा है, यूटी बन गई। लद्दाख प्रोटेस्ट डिमांड है कि हमें एक स्टेटहुड का दर्जा दो। दूसरी चीज, 6 शेड्यूल की बात कर रहे हैं। 6 शेड्यूल का मतलब क्या है? क्योंकि 6 शेड्यूल में आपकी डिस्ट्रिक्ट, कहते हैं ना ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होती हैं, आपकी एडीसीज, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। वहां पे क्या होता है, इन एडीसीज को आपको लॉ बनाने की, लॉ को एग्जीक्यूट करने की, इवन लॉ को एडजुडिकेट करने की पावर होती है। क्लियर? तो आपको यही 3 प्रोविजन को ध्यान में रखे एडीसी दिए गए थे 6 शेड्यूल में। ये एक एग्जांपल है एसिमेट्रिक फेडरलिज्म का। अब होता क्या है, तीसरी डिमांड क्या है कि हमें लोकल कल्चर को प्रोटेक्ट करना है। आप टूरिज्म को प्रमोट करो, आप बाहर से एलजी ले आए, बट हमारे लोकल कल्चर को समझ के आप लद्दाख का डेवलपमेंट करो। सो अभी यही प्रोटेस्ट चल रहे हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्टिन्यूसली इंगेज कर रही है। सो द बेस्ट थिंग व्हाट गवर्नमेंट और द लद्दाख प्रोटेस्ट कैन डू इज लाइक फॉलो द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, जहां पे कंसेंसस बेस्ड अगर बात होगी तो वी कैन सी अ बेटर फॉर्म ऑफ, एक तरीके से कोऑपरेटिव देख सकते हैं। ठीक है, दैट वाज फॉर ऑल।